बहुत लोग जो हैं ठीक कंडीशन में पढ़ते नहीं है, या तो लेट के पढ़ते हैं या फिर आराम से रिलैक्स मोड में, जैसे कि कोई प्रवचन सुन रहा हो आराम से। तो ऐसे भी नहीं पढ़ाया होगा। आपको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है। 1 घंटे टेबल कुर्सी पे बैठो, या तो बेड पे पढ़ रहे हो तो एक टेबल आता है उस पे रख के पढ़ो। ये तरीका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर आपके लिए भी टाइम पास हो जाएगा, और ऐसे नहीं करोगे तो मैं भी लेट के पढ़ाऊंगा, आराम से बिंदास होके प्रवचन दूंगा आनंद। ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, तरीके से पढ़ना है तो पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन का, उसको पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, बताइएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या। आज बहुत कम लोग आए, कुछ आज फेस्टिवल तो नहीं है, कहाँ रह गए। समझ में आ रही है सबको? नहीं समझ में आ रही है तो बताओ। समझ आ में रही है है समझ में सबको? सर। हाँ हाँ। देखो आपके जितने काम किए ना उतना बता देता हूँ, मतलब उनसे ज्यादा ही मैं बता देता हूँ। एग्जाम में इतना डीप भी नहीं पूछता है। ठीक है। ये दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। तो हमने गैस्ट्रिक देख लिया है, इंडाइजेशन देख लिया है, और ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट आज हम लोग, हाँ कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन पहले पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन का सीधा सा मतलब कब्ज है। सीधी सी बात है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज मतलब आपको स्टूल इजीली पास नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इस आदमी को, दांत खिसे बैठा है, मतलब भाई मेहनत जोरदार हो रहा है, पसीने छूट गए इनके तो। थोड़ा सा जोक सा पार्ट है, बट अदरवाइज। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए किसी का माइक, अनम्यूट, म्यूट कर लीजिए किसी की आवाज आ Sir, रही है। humble request you please mute your mic, please. Disturbing the class. नवनीत जी म्यूट कीजिए, मैंने ऑलरेडी, क्या ना, ये था एथिक्स, मतलब बना के रखना है ना क्लास का, जो अपने वजह से किसी को तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो कॉन्स्टिपेशन में स्टूल का इजीली पास नहीं होना, बहुत लोगों को देखो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। बहुत मशक्कत करनी पड़ जाती है, और इसके लिए वो कई प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ तंबाकू खाते हैं, कुछ चाय पीते हैं, मतलब किसी न किसी कोई ना कोई नशा लेते हैं वो। ठीक है। और धीरे ये एक बार होता है और वो यूज टू हो जाता है। जब तक वो ये इस तरह के पदार्थ जब तक लेंगे नहीं, तब तक उनको ऐसा मोशन नहीं आएगा, ऐसा फील होता है। ये कई बार साइकोलॉजिकल भी होता है, मैंने देखा है। आप देख लो, कई बार ऐसा मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। बस कुछ एक बार तंबाकू कोई खा के जाता है, उसको कहा मैंने कि काम करो आप इसकी जगह पे, उन्होंने ट्राई नहीं किया। मैंने कहा कि एक दिन आप क्या करो, इलायची रख लो आप, इलायची को के नीचे, और वो गया, वो हो गया। बोले सर आप तो बड़ा अच्छा उपाय बता दिए। ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल भी होता है। ठीक है। तो और एक बार तो हमने देखा इसमें कि कुछ लोग अखबार लेके जाते हैं, आप लोगों को पता होगा, बहुत लोग ऐसे करते हैं, न्यूज़पेपर लेके जाते हैं। तो ये भी कारण है। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, जो हमारा बाउल मूवमेंट है, जो स्टूल है, वो बड़ा लंपी होगा, हार्ड होगा, सब मेंशन ड्राई होगा, है ना। लंपी का मतलब होता है मोटा, हेल्थ। तो वो जब हम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, पहले हम खाना खाया, देखो बड़ा एक कॉन्सेप्ट को समझो, फिर हम इसको पढ़ाएंगे कि क्या है एक्चुअली, कैसे होता है कॉन्स्टिपेशन।
हमने भोजन किया, धीरे धीरे वो हमारे स्मॉल से होकर लार्ज इंटेस्टाइन में गया। जब वो टाइम लगता है, तो हमारे जो भोजन में जो भी वाटर कंटेंट है वो क्या होता है, इट ऑब्जॉर्ब बाय आवर इंटेस्टाइन। इवन कुछ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जॉर्ब होता है, कुछ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। अब लार्ज में क्या होता है, जो हमारे वेस्ट में वो है स्टूल है, वो हमारे लार्ज में हो जाते हैं ऑब्जॉर्ब। अब जब पानी निकल गया, सोख लिया, तो वो हार्ड हो जाता है, और उस हार्डनेस के वजह से स्टूल पास होने में डिफिकल्टी आती है। ये रीजन है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, खाना पचता नहीं है और हम फिर से खाना खाने लग जाते हैं। ये बड़ा गलत तरीका है। इसलिए कहते हैं कि भाई खाना जब तक डाइजेस्ट ना हो जाए तब तक नहीं खाना चाहिए। ठीक है, एक बार वो हमारे इंटेस्टाइन में ही है भोजन और फिर से हमने खा लिया, तो भाई जब तक वो वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा वो फिर क्या करेगा, टाइम लग जाएगा उस हमारे भोजन को ऊपर। और जितना टाइम तक रहेगा उतने ज्यादा ही वाटर ऑब्जॉर्ब होगा हमारे इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि एक कहावत है योग में कि जो एक वक्त खाता है वो योगी, जो दो वक्त खाता है वो भोगी, और जो तीन वक्त का खाना खाता है वो रोगी। ऐसा सुन कहा जाता है योग। ठीक है, तो इसीलिए ये भोजन का एक कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने डाइट को प्रॉपर कीजिए, टाइम पे लीजिए, सीमित मात्रा में लीजिए, ओवर ईटिंग मत कीजिए तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। भोजन में फाइबर्स वाले चीज लीजिए तो भी नहीं होगा। ठीक है, हम ज्यादा अगर आप मिल्क प्रोडक्ट यूज करेंगे, प्रोटीन्स वाले ज्यादा लेंगे अगर प्रोडक्ट, तो वो फिर क्या होगा, हमारा जो बॉडी है उसको ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, वो फिर ज्यादा बनाता है कॉन्स्टिपेशन। जो मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा लेते हैं देखना उनको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या धीरे धीरे क्या कहानी लिखी हुई है। ये मतलब फंडामेंटल चीज हमने आपको बता दी क्या होता है। Constipation is a condition in which you may have fewer than 3 bowel movements in a week. Fewer, आप देखो जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है ना, वीक में समझो वो 3 से ज्यादा नहीं होता उनको। अपन रोज करते हैं ना, उनको सप्ताह में 3 से ज्यादा नहीं। फ्यूअर देन bowel movement, fewer than 3 bowel movements in a week. Stool that are hard, dry, lumpy, stools that are difficult or painful to pass. स्टूल निकलने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत पेनफुल होता है। और आप फीलिंग दैट नॉट ऑल स्टूल हैव पास्ड, यू यूजुअली कैन टेक अ स्टेप्स टू प्रिवेंट द रिलीफ कॉन्स्टेंट। और ये क्या होता है ना, आपको एक बार गए, थोड़ा सा स्टूल बाहर निकला, फिर वो कंप्लीट नहीं निकलता, फिर आपको लगेगा कि कम अभी भी वो है। और एक और बात, कॉन्स्टिपेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डायरिया। डायरिया क्या है, जस्ट फ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट। ये क्या है, फ्यूअर बॉल मूवमेंट, कम से कम होगा। बॉल्स का मतलब होता है स्टूल मूवमेंट। How does constipation happens? Constipation happen because of your colon absorb too much water from waste. अभी जस्ट बोला आपको कि कोलन हम समझ लो लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं कोलन। ठीक है, और इसके भी जो डिवीजन किया हुआ है कोलन को, कोई बता सकता है कितने भागों में बांटा गया है कोलन को, लार्ज इंटेस्टाइन को? असेंडिंग है, असेंडिंग है, और असेंडिंग, उसके बाद डिसेंडिंग, हार्जिन। ट्रांसवर्स। चलो सर मैं बता देता हूँ। असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलन 3 पार्ट में डिवाइड है सर, जो ऐसे रहते हैं असेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स। सीरीज में, चलो गलत जवाब है, मैं बता देता हूँ। असेंडिंग वैसे ट्रांसफर्स। ठीक है, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, 4 भागों में बांटा गया है, एक छूट गया है। असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग आता है। इस सीरीज में आपको याद रखना है, पता है आपको एनाटॉमी में सीरीज में पूछते हैं आजकल क्वेश्चन, सीरीज में क्वेश्चन देखना, जितने सिस्टम है ना, एलिमेंट्री कैनाल,
उसके पूरे सीरीज में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कोलन को कह देगा, ये ऑप्शन दे देगा कि इसको सीरीज में लगाइए, उल्टा पुल्टा कर देगा आपको, लगाइए उसको सीरीज में। तो पहले आता है असेंडिंग, फिर आता है ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग, और फिर नीचे सिग्मोइड। याद आया कुछ? सिग्मोइड कुछ चीज है एनाटॉमी। यस सर, ये तो जो अनस के जो ऐसे एक कर्व टाइप का आता है जो अनस के आसपास हो, स्पिंचर होता है उसके हाँ आसपास। जी, एकदम के ऊपर बिल्कुल होता है सर। ठीक है। तो ये क्या करता है कोलन, ये वेस्ट जो हमारे स्टूल हैं उसमें से जो बहुत ज्यादा वाटर ऑब्जॉर्व करने की वजह से स्टूल क्या था, ड्राई आउट द स्टूल, मेकिंग इट हार्ड टू कंसिस्टेंसी एंड डिफिकल्ट टू पुश द आउट ऑफ द बॉडी। ये हार्ड हो जाएगा और फिर वो बाहर निकलने में स्टूल बड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूँ। एनिमल का नाम मैंने पूछा था आई थिंक कल ना, जिसमें माउथ, एक ये भी सीरीज याद रख लेना। पहले जो हम ये खाना भोजन करते हैं तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है क्या है, पहले माउथ जाएगा, फिर इसोफेगस जाएगा, फिर स्टमक जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, जिनको नहीं पता है लिख लेना, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। ठीक है। टू बी एज फूड नॉर्मली मूव्स थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक, आ गया ना, इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया डाइजेस्टिव ट्रैक कौन कौन सा है। न्यूट्रिशंस आर ऑब्जर्व, जो हम भोजन करते हैं उसका जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो स्टार्ट हो जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक वही तो कहते हैं, स्टार्ट मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। सलाइवा, जब हम भोजन करते हैं सलाइवा लगता है फिर भोजन में, और उसको बोलस के रूप में समझते हैं। बोलस पता है ना क्या कहते हैं बोलस को? ये सब भोजन जो में निवाला, पेरिस्टाल टाइप होता है ऐसे, जहाँ भोजन पर के निवालों को बोलस कहते हैं। वो जाता है और फिर वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है मुख से ही, और धीरे धीरे हमारे इसोफेगस, स्टमक, अपने मुख में तो तोड़ते तो हैं ही भोजन को टुकड़ों में, रस में बनाते हैं, और फिर धीरे धीरे इसोफेगस, स्टमक, और आगे भी पाचन क्रिया चलते रहता है पूरे बॉडी में। स्मॉल फिर कंप्लीट हो जाने के बाद लार्ज में वेस्ट प्रोडक्ट जाता है, जितना न्यूट्रिशन लगना होता है बॉडी में लग जाता है, और वेस्ट सिट्ठी जिसको कहते हो, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर हमारे रेक्ट एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। The partially digested food waste that remains moves from the small intestine to the large intestine, also called the colon. The colon absorbs water from the waste, which creates a solid matter called stool. ठीक है। If you have constipation, food may move too slowly. अगर जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है ना तो भोजन बहुत धीरे धीरे स्लो करता है ट्रैक में। अभी यही बातें मैं बता रहा था स्टार्टिंग में। अब जैसे ही जिनको कॉन्स्टिपेशन है, दिक्कत आती है, ऑलरेडी जो बॉल्स है वो आपके लार्ज में, स्टूल ऑलरेडी लार्ज इंटेस्टाइन में है, तो फूड जो है बड़ा स्लो मूव करता है, जिसकी वजह से और ज्यादा वाटर कंजम्पशन बढ़ जाता है इंटेस्टाइन के। दिस गिव्स द कोलन मोर टाइम, टू मच टाइम टू ऑब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है। सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड, क्या क्या सिम्टम्स आता है, ये यहाँ पे छूट गया है, फीवर होगा, यहाँ पे लिख लेना। फीवर देन 3 bowel movements in a week. Your stools are dry, hard, lumpy. Your stools are difficult or painful to pass. You have a stomach ache, और cramps भी आते हैं, पेट में दर्द आएगा, cramps आएंगे। You feel bloated and nauseous. You feel that you have not completely, ऐसा फील होगा कि अभी तक हमने पूरी तरह से स्टूल पास नहीं हुआ है, एम्प्टी नहीं हुआ, हैव नॉट कंप्लीटली एम्प्टीड योर बाउल आफ्टर द मूवमेंट। जाएंगे बार बार हम वॉशरूम लेकिन होगा ही नहीं, इस तरह के फील आता है, इसमें होता है। व्हाट कॉजेज द कॉन्स्टिपेशन, क्या कारण हो सकता है? आपने भोजन में आप लो फाइबर वाले फूड ले रहे हो, इसलिए कहते हैं कि रिच फाइबर्स फूड खाओ। नॉट ड्रिंकिंग टू मच वाटर, इनफ वाटर। देखो जो कारण है उस कारण को निदान कर लो, यही तो है। क्या है, अगर आप फाइबर वाले फूड नहीं खा रहे हो तो भाई खाओ, जो कारण है वही सोल्यूशन है। रिमेम्बर, जो कारण है वही सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? तो रिच फाइबर्स फूड यू हैव टू इंटेक लेना चाहिए,
कम पानी पी रहे हैं तो आप ज्यादा पानी पीजिए। नॉट गेटिंग इनफ एक्सरसाइज तो प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए आप। चेंज योर रेगुलर रूटीन सच एज ट्रैवलिंग और ईटिंग और गोइंग टू बेड एट डिफरेंट टाइम्स। क्या होता है, रूटीन बार बार हम चेंज करते हैं उठने सोने का, या आप ट्रैवलिंग करते हैं उस टाइम पे भी थोड़ा सा आपका लाइफ स्टाइल चेंज होता है, रूटीन चेंज होता है। अगर आप किसी और कंट्री में विजिट कर रहे हैं उस टाइम पे भी टाइम जोन चेंज हो जाता है। अभी मेरे साथ हुआ कुछ दिन पहले, मैं दुबई गया तो वहां पे टाइम जोन थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे रोज 4:30 बजे उठता हूँ यहाँ इंडिया में, तो वहां मैं 3 बजे ही उठ गया। मतलब एग्जैक्ट 1.5 घंटे का टाइम का स्लॉट का डिफरेंस है। मुझे 3 बजे के बाद नींद ही नहीं आई पहले, और मैं जगते रहा। तो या तो वैसे ही लेट, लेकिन कम। तो स्लीप साइकिल चेंज हो जाता है जब आप कहीं और ट्रैवल करते हैं। तो ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क और चीज, बताया कि जैसे आप ज्यादा अमाउंट में आप मिल्क ले रहे हैं और इसी को क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिया ले रहे हैं तो, या चीज ले रहे हैं तो भी होता है। स्ट्रेस की वजह से देखिए, ये महात्मा फिर आ गए, ये हर जगह आपको मिलेगा। ये पुरुष, ये महान पुरुष है। स्ट्रेस, ठीक है, ये नहीं आना चाहिए आपको। तो स्ट्रेस की वजह से भी होता है। रेसिस्टिंग द अर्ज टू हैव द बॉल मूवमेंट, अगर आपको लगा हुआ है कि नहीं हमें वॉशरूम आ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको रोक के रखते हैं, नहीं नहीं हम रोक के रखेंगे रोके, तो भी वजह, इसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन होता है। जैसे कुछ पेन रिलीफ मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर लाइक द नार्कोटिक्स कंटेनिंग द कोकेडिन, ऑक्सीडोनिन, ये कुछ मेडिसिन के नाम है। ऑक्सीकोटिन, इस तरह के अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो भी होता है। पेन रिलीफर्स मेडिसिन ले रहे हैं तो भी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे कि इबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सन, अगर ये इस तरह की मेडिसिन आप ले रहे हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कई बार एंटीबायोटिक्स देते हैं मेडिसिन के साथ, वो बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत आती है फिर। तो मेडिकल एंड हेल्थ कंडीशंस दैट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड endocrine प्रॉब्लम लाइक अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड का मतलब होता है हाइपोथायराइडिज्म, मतलब हाइपो मतलब T3 T4 का लेवल घट जाना। डायबिटीज की वजह से, यूरेमिया मतलब आपके क्या बोलते हैं, यूरेमिया क्या होता है, ये यूरिन में, कोई कौन बताएगा, बताइए एग्जैक्ट। यूरेमिया ऑलरेडी मैंने बताया है इसको ना, कि कोटिन जो बता रहे थे सर। यूरेमिया क्या होता है? सर वो जो कीटोनियन बताया था वो। हमारे ब्लड में सर जो बहुत ज्यादा सर वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जो ब्लड को बोलते हैं कि ब्लड स्किन ब्लड सर जो है मतलब प्यूरिफाई नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा इसमें हार्मफुल सा आ गया, उसे यूरेमिया बोलते हैं। ठीक है, ब्लड का लेवल जो है बढ़ जाता है इसमें, वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं सर ब्लड में। यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं यूरेमिया। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया मतलब ज्यादा अगर आप मिल्क प्रोडक्ट लेने की वजह से हाइपर कैल्सीमिया होता है। कोलोरेक्टल कैंसर, ये कोलन से रिलेटेड है। कोलन में कैंसर का सिम्टम्स आ जाना, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, कोलन रेक्टम में कैंसर के सिम्टम्स को कहते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। ठीक है, देखो सिंड्रोम कौन बताएगा, सिंड्रोम और डिजीज में क्या अंतर है, आपको पता होना चाहिए सब टर्म। सर सिंड्रोम लाइक सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स रहते हैं। सिम्टम्स बताए थे आपने सर, बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं सर। सर सो मैनी सिम्टम्स इन वन डिसीज। एग्जैक्टली। देखो सिंड्रोम क्या होता है, अब जैसे आईबीएस हुआ है किसी को, उस टाइम में उसको डायरिया भी होगा,
एक दिन, फिर किसी दिन कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल सिम्टम्स को हम कहते हैं सिंड्रोम। अब किसी को सिंगल सिम्टम्स हैं तो डिजीज, भाई ये डिजीज है, मतलब किसी को इसी आईबीएस में अगर आईबीडी रहता, इरिटेबल बॉल डिजीज अगर रहता आईबीडी, तो उसमें क्या होता है कि भाई किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन ही रहेगा। उस टाइम पे अगर डायरिया हो रहा है तो डायरिया जाएगा, एक साथ नहीं आएगा, मल्टीपल सिम्टम्स नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसी को कहते हैं सिंड्रोम। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम है, ये हम पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है। जैसे आप लोग देखो पीसीओडी और पीसीओएस, ये टर्म आपने सुना होगा, बड़ा फेमस टर्म है, फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम। सिस्ट हो जाता है ओवरीज में, पॉली ओवरीज है ना, पीसीओडी पॉली ओवरीज सिस्ट, जहां पे कई सारे सिस्ट बन जाते हैं हमारे ओवरीज में। अब उस टाइम पे क्या होगा, सिंड्रोम है तो भाई किसी को मेंसेस हैवी आएंगे एक दिन, किसी को कम होगा, पीरियड्स इरेगुलर हो जाना, जैसे सिंड्रोम। So syndrome means मतलब हम observe, we can see and observe at the same time. Multiple symptoms can occur in that patient, in that person. Multiple symptoms आ जाना एक ही, मतलब आज ये हो रहा है तो कल कुछ और हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा, एक साथ कई सारे सिम्टम्स आते हैं। डायवर्टिकुलर डिजीज, डायवर्टिकुलर डिजीज होता है कि कोलन में डाइवर्जन आ जाना, जैसे कि कोई बल्जिंग पॉच का बनना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, कुछ बल्जिंग पॉच का बनना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, कोलन में डाइवर्जन आना, इसलिए इसको कहते हैं डाइवर्टिकुलर डिजीज। आउटसेट डिसफंक्शन कॉन्स्टिपेशन आर डिफेक्ट इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ pelvic फ्लोर मसल्स। आउटलेट डिसफंक्शन कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, ये जो डिफेक्ट इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ pelvic फ्लोर मसल, ये जो हमारे pelvic होते हैं, लेफ्ट राइट pelvis, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉन्स्टिपेशन में, उसकी वजह से भी होता है। अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है आपका pelvis तो भी दिक्कत आती है, वीक है अगर pelvis तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। These muscles support the organs within the pelvis and lower abdomen. They are needed to have the release stool. अगर बहुत वीक है, अच्छे से वॉक नहीं कर रहा है pelvis, लोअर एब्डोमेन, तो फिर वो स्टूल को रिलीज इजिली नहीं करेगा। It's very hard to release the stool. ठीक है, तो आपको इस तरह की भी एक्सरसाइज, जैसे कि मलासना कीजिए कॉन्स्टिपेशन में, ताकि आपका pelvis जो है स्ट्रांग रहे। ओके, चेयर पोज आप कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा pelvis स्ट्रांग होता है, थाई तो होता ही है, बाकी pelvis भी है। तो ऐसे एक्सरसाइज आप इंक्लूड कर सकते हैं जहां से आपकी pelvis मसल स्ट्रांग हो। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इंक्लूडिंग स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज एंड स्ट्रोक। पार्किंसन क्या होता है, आपने योग में ही पढ़ा होगा, अंग में जयत्व, यू नो, अंग में जयत्व, यस सर, 1.3 वाइब्रेशन होना, दिस इज द पार्किंसन, हिलना डुलना बॉडी का कंपन, पार्किंसन। ठीक है, स्टॉप। लेजी बॉल सिंड्रोम, द कोलन एट कॉन्ट्रैक्ट पुअरली एंड रिटेन्स स्टूल, द लेजी बॉल सिंड्रोम। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से भी ये होता है। अब आता है यौगिक मैनेजमेंट। इसको मैंने अलग से इसलिए मेंशन किया है कि बाकी से ये अलग है, इसका सिम्टम्स, इसके कैरेक्टर्स, बाकी इंटेस्टिनल डिजीज से कॉन्स्टिपेशन का जो सिम्टम्स है अलग है। दैट्स व्हाई वी मेंशन्ड डिफरेंट, एक्चुअली अलग से मैंने इसको मेंशन किया है यहाँ पे। डाइट लेना है, मोर फाइबर, लेस कार्बोहाइड्रेट, और आपने आयुर्वेद में पढ़ा होगा ना, 3 तरह के रस, नहीं सॉरी, षड रस, 6 प्रकार के, मधुर, अम्ल, लवण, कसाई। ठीक है, अब ये 3 जो होते हैं ना, ये आप देखो मीठा खाओगे तो ज्यादा होगा, मधुर, लवण और क्या था, ये 3 चीज आपको अवॉइड करनी है। हाँ जी, 3 चीजें अवॉइड करना है, मधुर, अम्ल, लवण वाले भोजन।
क्या लेना है, कटु तिक्त कसाय वाले भोजन आपको लेने चाहिए, ठीक है। लॉट्स ऑफ सैलाड लीजिए, वेरी गुड, जो फाइबर ज्यादा होता है। बीन्स लीजिए, स्प्राउट्स खाइए, वेरी गुड। सन सैल्यूटेशन 12 राउंड करिए आप, अच्छा है, फुल बॉडी एक्सरसाइज है ये। और आसन में पवन मुक्त आसन शरीर, ऐसे एक्सरसाइज आपको फिर से कह रहा हूं, जो डिजीज है ना, कहाँ क्या हो रहा है उस जगह पे ज्यादा फोकस करो। अब ये एब्डोमेन से रिलेटेड है, तो ऐसे एक्सरसाइज करो जहां पे एब्डोमेन इन्वॉल्व ज्यादा हो। तो पवन मुक्त आसन पार्ट 2 की करना है। क्रो वॉकिंग, कौवा चलान आसन, उदराकर्षण, है ना, ये अच्छा होता है। त्रिकोणासना, ये भी अपने लोअर एब्डोमेन पे फोकस करता है। ऑल फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। द वज्रासना सीरीज ऑल्सो गुड, खाना खाने के बाद जरूर करना चाहिए वज्रासना। सुप्त वज्रासना या फिर नॉर्मल वज्रासना, सिटिंग वाले क्वेश्चन। त्रिकोणासन हो गया, अच्छा ओके। और क्या था, शशांक आसना, ऑल्सो गुड। हलासन, ताड़ासन, इस सब में पेट पे भी जोर पड़ता है। और त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासना, टीटी के नाम से समझते हैं, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन। त्रियक भुजंगासना, ये आपने शंख प्रक्षालन के जो है सर उसमें पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शंख प्रक्षालन के जो 5 आसन है ना, वो सारे आसन, तो उद्राकर्षण भी है। मत्स्य आसना, अर्धमत्स्येंद्र आसन, ये ट्विस्टिंग वाले पोल्स है, एब्डोमेन इन्वॉल्व रहता है, ये भी करना है। सिट इन वज्रासना फॉर 10 मिनट्स आफ्टर मील, खाना खाने के बाद वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। मैंने ये खुद भी ऑब्जर्व किया है, आप लोग भी देखना। अगर आपको लगे कि हमने भोजन कर लिया कभी हैवी, तो कुछ देर 10 मिनट वज्रासन में बैठो, आपका पेट लाइट हो जाएगा, लगेगा कि अरे हाँ अब थोड़ा सा लाइट हो गया है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, आप लोग भी कर सकते हो। इन केस ऑफ माइल्ड कॉन्स्टिपेशन, ड्रिंक 1 or 2 glasses of lukewarm water before practice the आसन। ये जस्ट लाइक संघ प्रक्षालन के जैसा है। आप लघु संघ प्रक्षालन का अभ्यास कर सकते हैं पहले, कि थोड़ा गुनगुना पानी पिया, थोड़ा 5 आसन किया और फिर वॉशरूम गए, फिर वापस आया, 2 गिलास lukewarm वाटर पिया, फिर 5 आसन किए, फिर गए। इस तरह से टोटल लघु संघ प्रक्षालन में कहते हैं 8 से 10 गिलास पानी पीना होता है, ऐसे करके। तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन आपका बहुत हद तक रिलीफ होगा और ठीक हो जाएगा। प्राणायाम में भ्रस्तिका, सूर्यभेदी, कूलिंग प्राणायाम नहीं करना है, कोई भी ठंडक वाली चीज नहीं लेनी है, फ्रिज से लाया वो खा ले, नहीं, गर्म चीज लेना है, बॉडी में जो हीट उष्मा उत्पन्न करे वैसे भोजन लेना है आपको, या फिर एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तो वो इजिली बॉल मूवमेंट, फ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट होना शुरू, मतलब इजिली स्टूल पास होगा। सूर्यभेदी, सूर्य, और ये इसमें शीतली शीतकारी बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉन्स्टिपेशन में कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए या फिर कौन से प्राणायाम नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन दे सकता है ए बी, टू कूट करके दे देगा, जिसमें भ्रस्तिका भी रहेगा, सूर्यभेदी भी रहेगा, शीतली शीतकारी भी रहेगा, इस तरह से। मुद्रा में पाशनी मुद्रा, आसनी मुद्रा भी जब आप करोगे ना, तो देखना पीछे जाके वो अपने दोनों नी को ईयर के पास लेके जाते हैं, लॉक करते हैं, पेट पे जोर पड़ता है। योग मुद्रा, अश्विनी उद्यान बंद, महाबंद, सटकर में अग्निसार, पेट को जो करते हैं, नौली कर सकते हैं, पेट की मसाज है ये। बस्ती मूल बंद, लघु संघ प्रक्षालन, देखो यहाँ पे मेंशन है लघु संघ प्रक्षालन। और मेरे स्ट्रेस रिलीज करने के लिए अंतर्मौन, है ना। बाकी का एक साथ हम यौगिक मैनेजमेंट देखेंगे। इसके बाद आता है डायरिया, ठीक है, इसका हमने देख लिया कॉन्स्टिपेशन का अलग से, बाकी का एक साथ। डायरिया, डायरिया क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अब डायरिया में क्या होता है, बार बार आपको स्टूल के लिए जाना पड़ेगा, एकदम लूज होगा, क्या ना, पेट खराब हो गया, लूज मोशन हो गया है, वैसे ही। डायरिया इज a loose, watery and possibly more frequent bowel movements. कॉमन प्रॉब्लम, ये बड़ा ही कॉमन है, लेकिन ये देखना ये बड़ा कम समय के लिए होता है। अगर किसी को लंबे टाइम तक हो जाए तो फिर तो नानी याद आ जाएगी उसकी, तो फिर तो बैंड बच्चा नहीं है। इस बड़ा शॉर्ट टाइम के लिए रहता है,
ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा। या देखना कभी इस तरह से, ये नेचर वाला बैलेंस हमारा बॉडी भी समझता है। वही आपने अगर उल्टा पुल्टा खा लिया, ज्यादा मिर्च मसालेदार खा लिया, तो देखना डायरिया हो जाएगा, मतलब लूज मोशन हो जाएगा, वो अपने अंदर नहीं रखेगा। वो अच्छी बात भी है, सही चीज भी है। इसमें क्या होता है, नौसिया आएगा, वोमिटिंग फील होगा, एब्डोमेन पेन होगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाए, तो स्वाभाविक सी बात, वेट लॉस होगा। और लाइकली डायरिया इज यूजुअली शॉर्ट लिव्ड, है ना, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लास्टिंग नो मोर देन द फ्यूअर डेज, कुछ दिन रहेगा फिर वो ठीक हो जाता है, मैक्स टू मैक्स 1 2 3 3 दिन मैक्स टू मैक्स। बट व्हेन डायरिया लास्ट बियॉन्ड अ फ्यू डेज इन अ वीक्स, इट यूजुअली इंडिकेट्स देयर आर अनदर प्रॉब्लम। अगर ज्यादा टाइम तक हो गया, समझ लीजिए, अगर ये कुछ दिन से बढ़ के वीक में चला गया, तो ये कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा, आईबीएस और अदर सीरियस कंडीशंस भी हो सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाएगा, या तो मोर सीरियस डिसऑर्डर, अदर कोई अदर सीरियस इश्यूज हो सकते हैं, इंक्लूडिंग परसिस्टेंट इन्फेक्शन, सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज बताया था ना, क्या होता है बताओ, सीलिएक डिजीज कल बताया था, सीलिएक डिजीज नहीं पता, अभी बताया ना सीलिएक डिजीज क्या होता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइन, ज्यादा प्रोटीन लेने वाले स्मॉल सर इंटेस्टाइन ये में इससे लाइनिंग हमारे डैमेज लार्ज कर देता है सर। तो प्रोटीन की वजह जब से आप होता है। इंटेस्टाइन पार्ले मतलब लाइन। बिस्किट, हाँ जी बिल्कुल, जो ग्लूटेन प्रोडक्ट लेते हैं, ग्लूटेन क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगर ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है ये, ठीक है, इसी को कहते हैं सिलिक डिजीज। कुकीज, इसलिए कहते हैं ज्यादा बिस्किट मत खाइए, आंत को पकड़ता है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। बिस्किट मत खाओ ज्यादा, कुकीज मत खाओ, तो इसके बाद बार्ले प्रोडक्ट, ये सब चीजें जो होता है ना, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, आंत को चिपकता है। मैदे वाली चीज नहीं खानी चाहिए, ठीक है, इसको कहते हैं सिलिक डिजीज। और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी, बताया था ना आईबीडी क्या होता है। सिम्टम्स में, साइन एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द डायरिया, लूज वाटरी स्टूल होगा, एब्डोमेन पेन और क्रैम्प्स होगा, ब्लोटिंग, नौसिया, वोमिटिंग, फीवर, इवन फीवर भी आता है। बॉडी का टेम्परेचर कितना फ्लक्स डाउन, अप्स एंड डाउन होता है, उस वक्त बॉडी इतना वीक हो जाता है और लाइक साथ फीवर हो जाएगा, लाइक फीवर हुआ है। इवन कई बार स्टूल में ब्लड भी आते हैं, म्यूकस इन द स्टूल, बहुत म्यूकस निकलता है बाहर, अर्जेंट नीड टू हैव द बॉल मूवमेंट, बहुत ऐसा अर्जेंट फील होगा बॉल मूवमेंट के लिए बार बार, दिस इज द सिम्टम्स। कारण क्या हो सकता है, एक तो कारण होता है वायरस, ठीक है, कुछ ऐसा वायरस की वजह से आपको ये डायरिया हो गया। वायरस दैट कैन कॉज द डायरिया इंक्लूड द नॉरोवैक वायरस, also known as the नोरो वायरस। ये एक वायरस है जिसके वजह से डायरिया हो सकता है। इंटेरिक इडिनो वायरस, इंटेरिक इडिनो वायरस, एस्ट्रोवायरस, साइटो, ये इतना आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ठीक है, ये याद रखना, रोटा वायरस, ये इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में शायद एक बार आया हुआ है। रोटा वायरस इज अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट चाइल्डहुड डायरिया। जब बच्चों में जो होता है ना डायरिया, वो किस कारण से होता है, रोटा वायरस एक रीजन है। रोटा वायरस की वजह से जनरली बच्चों में एक्यूट चाइल्डहुड डायरिया होता है। बैक्टीरिया and parasites, exposure to the pathogenic bacteria such as the E. coli, याद रखना कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से आपको डायरिया हो सकता है, ई कोलाई, और पैरासाइट्स थ्रू द कंटामिनेटेड फूड और वाटर। अगर ये कैसे होता है ई कोलाई, जब आप कंटामिनेटेड फूड और वाटर लेते हैं ना, दूषित जल या भोजन जब आप लेते हैं, तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके वजह से आपको जो है ये डायरिया होता है। When traveling in developing countries, diarrhea caused by the bacteria and parasites, आप ट्रैवलिंग भी करते हैं तो भी ये होता है। ये इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है,
अपन ट्रैवलिंग करते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। ट्रैवलर डायरिया कहते हैं इसको। ट्रैवलिंग टाइम में ये ज्यादा होता है। अगर आप वॉशरूम भी यूज करते हैं ना, तो कितना अनहाइजीन रहता है उस टाइम पे। इकोलाई जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने की चांसेस मोस्ट प्रोबेबल है। क्लोस्ट्रोडाइट्स डिफिकल्ट, द सी डिफिकल्ट, ये आप कर सकते हैं इग्नोर। अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया अलग है। एक सी डिफिसिट, ये भी याद रख लेना शॉर्ट में। एक इकोलाई और सी डिफिसिट, ये अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया है that causes the diarrhea and it can occur after the course of antibiotics and during the hospitalization। अच्छा, ये मतलब ये तो ऐसा कई बार हो जाता है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने के भी चांसेस आ जाते हैं। ठीक है, और ये कब होता है? ड्यूरिंग द एक मिनट, that causes the diarrhea that it can occur after the course of antibiotics or during the hospitalization। अच्छा, ये जो होता है ना जनरली, मतलब ये बैक्टीरिया या तो हॉस्पिटल के टाइम पे भी, ये जब आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं वहां पे हो सकता है, या फिर एंटीबायोटिक्स की वजह से भी हो सकता है। मेडिकेशंस जब आप लेते हैं उस टाइम पे भी ये होता है। अगर आप कुछ इस तरह के मेडिकेशंस ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसका क्या होता है, एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है। जो हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया है, देखो दो प्रकार के, एक तो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, जो बैड बैक्टीरिया से लड़ने के लिए गुड बैक्टीरिया ऑलरेडी रहता है। लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया मर जाता है तो भी ये होता है। जब आप मेडिकेशंस लेते हैं, अगर उसका प्रॉपर, कहते हैं ना कि अगर इफेक्ट अच्छा नहीं हुआ तो आपके शरीर में जो गुड बैक्टीरिया है उसको क्या करेगा, ये मार देगा। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस ऑफ द बैक्टीरिया इन योर इंटेस्टाइन लीडिंग टू द डायरिया और सुपरिम्पोज्ड इन्फेक्शन ऑफ सच एज द सी डिफिशिएंट। ठीक है, तो आप जब मेडिसिन लेते हैं, मेडिकेशंस लेते हैं, तो आपके शरीर के गुड बैक्टीरिया को कई बार क्या होता है, ये नुकसान कर देता है, डैमेज कर देता है, मार देता है। ठीक है, जिसकी वजह से डिफिशिट ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से हो सकता है। ये आप पॉइंट्स याद कर सकते हो, इतने डीप भी ना भी पढ़े तो चलेगा आपके लिए, है ना। लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से, फ्रुक्टोज की वजह से। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनेस। आर्टिफिशियल स्वीटनेस क्या होता है, जो हम मिठाइयों में यूज करते हैं ना, देखा होगा, आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं। जो हम फ्रूट्स ले रहे हैं वो, उसके अंदर जो क्या है, वो नेचुरल स्वीट, मतलब मीठापन है। लेकिन जब आप मिठाइयाँ खा रहे हो तो उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करे होते हैं, उसके वजह से भी ये डायरिया होता है। कई बार देखे ना कि अरे हमने ये मिठाइयाँ खाई, ये बाहर की चीज खाया, उसका फूड जो है पॉइजनिंग हो गया मुझे, ये रीजन है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की वजह से भी कई बार ये होता है। सर्जरी ना, पार्शियल इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरीज कैन समटाइम्स कॉज द डायरिया। अदर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की वजह से भी, जैसे कि आईबीएस हो गया, क्रोन डिजीज हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, अदर इश्यूज के वजह से भी डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट वन इज आईबीएस। टाइम है, थोड़ा छोटा टॉपिक है, इसको पढ़ा दूं। कोलाइटिस तो रह जाएगा, एक कर देते हैं ना, तो फिर इजी रहेगा, कल हमारा हो जाएगा। फिर करा दूं, बताओ। आप परमिशन दोगे तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। ज्यादा अगर हो गया तो कल पढ़ेंगे। यस सर, करवा दीजिए। कल पढ़ेंगे। कल, चलो ठीक है, सर कल पढ़ा देना। ठीक है, अरे कोई बात नहीं। ठीक है, आज कम लोग भी हैं थोड़े, तो ठीक है, कल हम लोग देख लेंगे, कोई बात नहीं। इसमें कोई डाउट है तो ये पूछिए आप मुझे। क्लियर है ना अभी जो पढ़ा है आपने?